अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया दौर और खबर से आगे में आपको खुशामदीद। और आज शब भी हम जो मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी स्टोरी भी है, खबर भी है और एक बहरानी कैफियत भी है, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हर जुम्मे की तरह वो आज हमारा साथ देंगे और हमें ना सिर्फ हमारे सवालात का जवाब देंगे बल्कि हम उनसे ये भी जानेंगे कि उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है अभी तक। उम्मीद है कि वो शेयर करेंगे। बहरहाल सेठी साहब, वेलकम टू द शो। बगैर किसी ताखीर के वी शुड बिगिन। और वो ये है कि आपका आज का जो एडिटोरियल है वो आपने दी फ्राइडे टाइम्स में, जो आपका हफ्तावार छपता है इदारिया, उसमें आपने उसका टाइटल रखा है डाउन हिल, यानी कि पहाड़ी से नीचे। एक हुकूमत या हुकूमती जो टॉप पे एहलकार है उनका वक्त जो है वो स्टार्ट हो गया है। और ये आपने उस तनाजुर में कहा है कि जो नया तनाजा खड़ा हुआ है जनाब वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के दरमियान DGISI की अपॉइंटमेंट पर। देखिए, अब ये वक्त भी आना था कि अब हम खुलकर इस तरह की बातें, इस तरह का क्राइसिस बना दिया गया है कि लोग और मीडिया सवालात उठा रहे हैं। तो ये हमें सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये मामला जो है, जो इस वक्त तक स्टैंड ऑफ या डेडलॉक है, ये रिजॉल्व हो जाएगा जल्द, ये या ये आगे को जाएगा नवंबर तक? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जनवरी, कुछ लोग मार्च। तरह तरह की प्रेडिक्शंस और र्यूमर्स हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मामला रिजॉल्व होगा? अस्सलाम वालेकुम रजा। रिजॉल्व रिजॉल्व से क्या मुराद है आपकी? कि कोई बाहमी कॉम्प्रोमाइज होकर या एक साइड प्रिवेल कर जाएगी? चलिए, आपने ये भी अपने इदारिये में लिखा है कि जनरल बाजवा साहब के साथ फौज जो है मुत्तहद है उनके पीछे, इदारा। तो क्या इदारा प्रिवेल करेगा या वजीर आजम साहब? देखिए, ये तो बाद में जाके पता चलेगा कि कौन प्रिवेल करता है। उसको के प्रिवेल करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। मगर जो चीज़ अब वाज़ेह हो गई है वो ये है कि वो जो एतमाद था सेम पेज वाला, वो ख़त्म हो गया है। वो पर्चा फट गया है, बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया गया। और वो लोग जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस हाइब्रिड सिस्टम की हिमायत करके उसको लेके आए थे, अब वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये फेल हो गया और अब हमें ड्राइंग बोर्ड वापस जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या करना है। बिकॉज इन साहब के साथ तो आगे चलना मुश्किल हो गया है। मगर अभी उनके पास कोई ऐसी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने, जब हम जैसे लोग कहते रह गए कि अपने ऑप्शंस कभी मत छोड़िएगा, मगर उन्होंने अपने ऑप्शंस इसके हवाले कर दिए थे, खान के। और खान के तो फायदे में यही था कि सारे इनके ऑप्शंस खत्म किए जाएं। अभी भी हमारी चिड़िया की ये खबर है, जब वो बातें करता है अपने लोगों के साथ तो सवाल पूछता है कि उनके पास ऑप्शंस क्या है मेरे मेरे अलावा। तो खैर, ये बातें पहुंच जाती हैं जहां पहुंचनी होती हैं, बड़े लोग होते हैं बताने वाले। तो ऑप्शंस क्या हैं, तो अब वो ऑप्शंस की तरफ तवज्जो जरूर देंगे वो, और देनी भी चाहिए। बिकॉज ये तो डेड एंड हो गया। अगर तो ये हुकूमत कामयाब होती, अवाम के दिलों में बैठती, तो फिर ये जितनी मर्जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करती और ये इदारा उनके साथ खड़ा रहता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। मगर क्योंकि ये इतनी अनपॉपुलर हो चुकी है कि अब इदारे भी जो है वो भी अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, बिकॉज वो इसके साथ खड़े हैं। तो इसलिए ये वक्त आ गया है अब कि अलविदा काफिला करने का। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलविदा काफिला कल हो जाएगा, इसमें भी वक्त लगेगा। और मेरा ख्याल है अब ये जो कश्मकश आगे चलेगी वो यही चलेगी कि एक तरफ इस वक्त को कितना खींच सकते हैं खींचा जाए, और दूसरी तरफ ये कि इस वक्त को जितना जल्दी खत्म किया जाए उसको खत्म किया जाए। अब आगे बस मैं दो बातें कह के फिर रुकता हूँ, फिर और सवाल के जवाब देते हैं। इमरान खान की ये कोशिश होगी कि किसी तरीके के साथ अगले साल इलेक्शन करा ली जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का पता चल गया कि मईशत तो और हालात खराब होने जा रहे हैं, बेहतर होने नहीं जा रहे हैं, खराब होने जा रहे हैं और भी अनपॉपुलर अनपॉपुलर हो गए एक तरफ। तो अगर ये तुम पूरे 3 साल इस किस्म की झटके के साथ ही चलना है तो उससे बेहतर ये है कि कोई ऐसा ड्रामा किया जाए जिसके साथ दो चीजें हों। एक तो ये कि आप किसी हाई हॉर्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर चढ़ के निकले इस्लामाबाद से बाहर, ताकि कुछ एटलीस्ट को पता तो चले कि भाई कोई
शहीद आया है या कोई मार्टर आया है या कोई हीरो आया है वापस। दूसरा ये कि निकलने से पहले कोई ऐसे इंतजाम कर लिए जाए कि अगली इलेक्शन भी पिछली दफा जैसे चोरी करवाई थी, इस अगली दफा भी उसी तरीके से चोरी करवा के तो इनको चोर दरवाजे के जरिए बैठा दिया जाए। अब ये इनकी तरफ से ये कोशिश है, इसलिए इनको आईएसआई अपने कंट्रोल में रखनी है, वो अपने हाथ से नहीं जाने देनी, और चुन के वहां बंदा वो रखना है जो कि डिलीवरी दे इनके एजेंडे की। इसी तरीके के साथ दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब ये नहीं होना। उसकी वजह है कि ये हमने करके देख लिया, बहुत बदनामी हुई है, और अब हम फौज को अफोर्ड नहीं कर सकते कि फौज जैसा इदारा इतना बदनाम हो जाए। पहले भी हम करते रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, मगर इतनी फ्रंट पे आके हमने नहीं किया। और फिर ये भी, या तो अगर हम फ्रंट पे आके करते भी और किसी ऐसे शख्स के लिए करते जो कि कोई कामयाब होता और अवाम के दिलों में बैठता, ये तो बंदा बिल्कुल उल्टा ही काम हो गया है। और इसलिए अब हमें फिर सोचना पड़ेगा कि ये हाइब्रिड सिस्टम विद इमरान खान ये चलेगा कि नहीं, या फिर कोई और लेना पड़ेगा जिसके साथ ये हाइब्रिड सिस्टम को चलाया जाए। तो वो तो अब मैं समझता हूँ कि ऑप्शंस जो हैं वो अब डिस्कस करने शुरू हो जाएंगे वहां ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कितनी जल्दी इसकी छुट्टी करानी है अब। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले साल बिल्कुल, उससे पहले भी हो सकता है, मगर अगले साल, क्योंकि अब तो साल खत्म होने जा रहा है और ये क्राइसिस जो है ये चलेगी, बिकॉज इस क्राइसिस के जो जिसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो हाथी है। हाथी जो है वो तो कभी भूलता नहीं है, और वो हाथी जो कि आपको अपने कंधे पे उठा के लाया हो और फिर आप उसी के खिलाफ हो जाए और उसको खत्म करना चाहें, तो जाहिर है वो हाथी तो बिल्कुल नहीं भूलेगा, और जो पहला मौका मिलेगा वो कुछ ना कुछ करेगा। और दूसरी तरफ ये है कि खान साहब भी अब समझते हैं कि अब वो जमाने गए, अब जितनी मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी मिनिस्टर्स भेज दें इनके पास अपनी सिफारिशें करने के लिए, जितने मर्जी सहाफियों से बात कह कहलवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उनको भी अब अपनी तैयारी करनी है। तो इस तैयारी के अंदर क्या रोल जो है, ये एक दूसरे को बड़े गौर से अब देखेंगे, हर कदम पे एक दूसरे को देखेंगे कि वो दूसरा क्या कर रहा है। मगर क्योंकि अभी अपोजिशन तैयार नहीं है इसका फायदा उठाने के लिए, तो इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। मगर एक तरफ जितना ज्यादा वक्त लगता है अपोजिशन को तैयार करने के लिए, एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि खान साहब भी तो फिर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए तैयारी करेंगे ना। उनके पास भी एक ही हथियार है और फौज के पास भी एक ही हथियार है, आखिर में जैसे कहते हैं न्यूक्लियर वेपन। प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तो हटाया जा सकता है, वो तो एक इशारा चाहिए, मगर आ, इसके कबल के वो कोई इशारा ऐसा आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी एक बटन है, एक न्यूक्लियर वेपन है, उसको डेटोनेट कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ दूसरी तरफ भी एक न्यूक्लियर वेपन ही है, कन्वेंशनल वेपन्स काम नहीं करेंगे, वो न्यूक्लियर वेपन है, अगर उसको एक्टिवेट कर दिया गया तो फिर उसके अपने बहुत से नताइज निकलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये बात चल जा रही है उस तरफ कि अब कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं चलेंगे। आई थिंक वी आर एंटरिंग द जोन जहां फर्स्ट स्ट्राइक कौन करता है। जी, फर्स्ट स्ट्राइक कौन करता है? जी सोलंकी साहब, आप म्यूटेड है जनाब। ये जो न्यूक्लियर ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं, एक तो अदम एतमाद का है, लेकिन इमरान के पास एक या दो न्यूक्लियर वेपन्स है। कौन से हैं बताएं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनके पास। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए, अदम एतमाद तो उस सूरत में है ना, मैंने अभी कहा ना कि अगर अब अदम एतमाद की तरफ ऑपोजिशन बढ़ती है तो जाहिर है उनको इशारे से ही बढ़ेगी और असिस्टेंस की जरूरत होगी, उसी किस्म की असिस्टेंस जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने लिया था, ऑपोजिशन को भी उसी किस्म की आईएसआई की असिस्टेंस चाहिए होगी। अब खुल के बात करनी चाहिए। अच्छा, तो उस वक्त तो फिर इमरान खान साहब भी तो चुप करके नहीं बैठेंगे ना, वो चाहेंगे कि आप अदम एतमाद के साथ उनकी छुट्टी करा दें। मेरा नहीं ख्याल, उससे तो ये होगा कि आप बिल्कुल ही फारग हो जाएंगे, आपके पास कोई, यू विल नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, और बड़ी बेइज्जती भी बड़ी होगी, कोई मार्टरडम भी नहीं मिलेगी, शहादत भी नहीं होगी, एक आईनी तरीके के साथ आप फारग हो जाएंगे, आप कह भी कुछ नहीं सकेंगे। क्या कहेंगे आप कि मेरे खिलाफ की साजिश हुई? तो फिर वो लोग कहेंगे आप उसी साजिश के साथ तो आप आए थे, तो अब क्या हो गया, वही लोग जो आपके साथ खरीदो फरोख्त हुई थी वो फिर हो गई है, आपके खिलाफ हो गई है, तो वो बात नहीं बनती उनके लिए।
उड़ जाएंगे मगर वो बात नहीं बनेगी। तो अगर वो सोचे, रैशनली सोचे, तो फिर उससे पहले जब उसे उन्हें ये हवा आएगी या वो सूंघेंगे कुछ इस तरह की चीज को होने जा रही है, तो वो फिर उस वक्त वो कोई कदम ऐसा उठा सकते हैं। एक तो ये खुद असेंबली डिसॉल्व कर दें, और जब उन्हें समझ आए, आईबी की रिपोर्ट आए कि अब ये होने जा रहा है आपके खिलाफ, देखिए क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ होगा ना, और कुछ हरकत में लोग आ जाएंगे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी इमरान खान साहब कि जी ये अब शुरू हो गया है, और ये काम जो है आंख मचोली जो है ये होगी, और किसी ने वहां से इशारा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो वो बिल्कुल खुलेआम बात आ जाएगी कि भाई अब शुरू हो गया काम, और यस कहाँ से आई या विंक एंड नॉड कहाँ से आया। तो उस वक्त इमरान खान साहब बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होमवर्क कर रही होगी ऑपोजिशन, तो उसको पता चल जाएगा कितनी संजीदगी के साथ ये कर रहे हैं, उनके पीछे कौन है। तो देन ही कैन टेक दैट ऑप्शन ऑफ डिसॉल्विंग द असेंबली। तो वो खड़े तो नहीं हो सकते अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो 40-50 लोग ऐसे करके रातों रात इधर हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा वो और भी एक खतरनाक गेम खेल सकते हैं। अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वो एक खतरनाक गेम खेल सकते हैं। उन्होंने अभी तक जो गेम खेली है, ये बड़ी ब्रिंकमैनशिप की है उन्होंने, कि पहले कौन ब्लिंक करेगा। और अभी तक तो दोनों ने ब्लिंक नहीं किया, मगर वो भी पीछे नहीं हट रहे और वो भी पीछे नहीं हट रहे। मगर इन दोनों में से किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा ना। हाँ, वो ये कोशिश करें बताने की हम पीछे नहीं हटे, मगर अब हमें तो पता चल जाएगा, आवाम को पता चल जाएगा पीछे कौन हटा है। तो क्या फिर ये नई बहस शुरू हो जाएगी कि ये जो पीछे हटे हैं, ये टैक्टिकली पीछे हटे हैं, ये स्ट्रेटेजिकली पीछे हटे हैं। ये वो बात तो नहीं है कि एक कदम पीछे तो फिर आगे जाके 2 कदम आगे। तो ये सारी बातें फिर बाद में शुरू हो जाएंगी। मगर अभी तो सूरत हाल ये है कि अगर वो न्यूक्लियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली जो है, दैट्स नॉट अ न्यूक्लियर ऑप्शन। दैट ऑप्शन इज कि आपने मिसाइल मारी, एक आध बैलिस्टिक मिसाइल मार दी। तो न्यूक्लियर ऑप्शन तो ये है कि ही विल, जैसे उन्होंने कहा कि आईएसआई चीफ मैं अपॉइंट करूंगा, तो ऐसे ही वो कह सकते हैं कि आई एम सैकिंग द आर्मी चीफ, और किसी नए बंदे को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दे। उस वक्त फिर आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को फैसला करना पड़ेगा कि जहांगीर करामत फार्मूला चलेगा या जनरल मुशर्रफ फार्मूला चलेगा। अगर जहांगीर करामत फार्मूला चलता है तो इमरान खान इज द विनर। अगर जनरल मुशर्रफ फार्मूला इस्तेमाल होता है तो इमरान खान इज द बिगेस्ट लूजर। सो ये इस तरीके से आगे आप बात की तरफ तवज्जो देखिए कि किस तरफ जाएगी बात। जी सेठी साहब, मैं आप जो अभी आपने ये बात कही, सोलंकी साहब ने भी और आपने, इसमें देखिए, इसमें एक एजम्पशन है, और एजम्पशन ये है कि ये चूंकि एक टाइमिंग इस पूरी क्राइसिस की ऐसी है कि अगर ये कुछ महीने निकल जाते हैं तो फिर अगले जो है साल, आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब का भी जो मुद्दत है उनकी मुलाजमत की, वो खत्म हो रही है। नवंबर 2022 में वो रिटायर हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी अभी मौजूदा उनकी है अपॉइंटमेंट। और अगर ये जो भी बातें हैं, तरीके अदम एतमाद हो या दीगर तरीकेकार जो हम देख चुके हैं माजी में जिस तरह से होता है, उसमें बड़ा की रोल होता है आईबी और आईएसआई दोनों का। अब सवाल ये है कि अगर वो दोनों इदारे किसी भी तरह कुछ देर खान साहब के साथ रहें, और तो वो इसको अवर्ट भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी तयशुदा बात नहीं है। और ये कि मजीद जो अपॉइंटमेंट वाली, आपने खुद ही उसकी तरफ इशारा किया कि वो ये भी कर सकते हैं, काकड़ फॉर्मूला वर्सेस मुशर्रफ फॉर्मूला। मुशर्रफ फॉर्मूला जो अगर आप उसका जिक्र करें, वो तो शायद इंटरनेशनल हालात में मुमकिन ना हो। ये भी, इस पे भी जरा बताइए कि क्या मुशर्रफ फॉर्मूला, दोनों पे बात कर लेते हैं, क्या मुशर्रफ फॉर्मूला काबिल अमल है? आपने बहुत से सवाल एक ही जी। ब्रेथ में पूछ लिया। मैं जो आपने आखिरी किया उसको तो पहले मैं फारग करूं। हाँ जी, देखिए, जियाउल हक साहब ने इंटरनेशनल हालात नहीं देखे थे जब उन्होंने सीज किया था पावर, याद है आपको? बिल्कुल। अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उनके बाद उनके हक में आए थे 2 साल बाद। पहली बात तो ये, उस वक्त तो सोवियत यूनियन हैड नॉट येट इन्वेडेड अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं थी कहीं भी, पहली बात। इसी तरह जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो ही वाज इन द बैड बुक्स ऑफ अमेरिका, ही वाज नॉट इन द गुड बुक्स। नवाज शरीफ वाज इन द गुड बुक्स ऑफ अमेरिका। मुशर्रफ ने तो कारगिल किया था, मुशर्रफ को तो क्लिंटन ने फिर ही सेव्ड हिज एस एंड गॉट नवाज शरीफ टू अग्री के जी पुल आउट करें एंड सो ऑन। तो देखिए, जब इस किस्म के हालात होते हैं तो फिर ये जो आप कह रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी,
अब तो वैसे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का आपके ऊपर इतना असर रसूख नहीं है जिस किस्म के हालात चल रहे हैं। तो ये ऑटोनोमस फैक्टर होते हैं, उस वक्त जरूर देखा जाता है, छोटी मोटी बात देखी जाती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे इंस्टीट्यूशन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो बहुत से काम कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं, कहते हैं ये तो करें ना, फिर बाद में भुगत लेंगे, देख लेंगे। और मैंने इसीलिए आपको दो एग्जांपल्स दिए, दो टेक ओवर्स के, जहां इंटरनेशनल एनवायरनमेंट वाज इररिलेवेंट कंप्लीटली। सो एक तो ये, दूसरी चीज ये आप कहते हैं कि ये कैसे सस्टेन होगी। एक्चुअली मुशर्रफ फार्मूला इज नॉट जस्ट और ज़ियाउल हक फार्मूला, मुशर्रफ फार्मूला इज नॉट जस्ट कि जी उन्होंने टेक ओवर कर लिया जब उनको सैक किया, उसके बाद भी तो कुछ हुआ ना, उन्होंने जाके फिर लेजिटिमेसी ली, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगवाई, और आपको याद है वो मोहर लगवाने के बगैर काम नहीं चलता। अच्छा, उस वक्त तो उन्होंने मोहर लगवा ली थी, ज़ियाउल हक साहब ने जो मोहर लगवाई थी वो 3 माह की थी, बाद में उन्होंने मोहर को एक्सटेंड करवा दिया, ठीक है ना। मगर अब तो जिस किस्म की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा की सूरत हाल होती है कि इंस्टीट्यूशन ये फैसला करती है कि जी हमने अब स्टेप इन करना है, तो उन्हें 3 चीजों की का एहसास होगा जो उनके हक में जाएंगी। एक ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नाइदर है नो देयर, नंबर 1। नंबर 2 नंबर 2, अवाम जो है वो इस वक्त इतनी थकी हुई है और इतने गुस्से में है अगेंस्ट इमरान खान कि अवाम में तो शायद लड्डू और बांटे जाए और गुलाब जामुन खाए जाए, जो कि अगेन बड़ा मुश्किल होता है ये कहना। ज़ियाउल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी पूरी इतनी बड़ी जमात थी, उसको नॉकआउट कर दिया था, तो आधा पाकिस्तान लड्डू खा रहा था मगर आधा पाकिस्तान रो रहा था। मगर आज के जो हालात है, मेरे ख्याल सारा पाकिस्तान ही लड्डू खाएगा, और शायद कुछ अमीर लोगों के इलाके हैं जहाँ चुप करके सोम होगा, मगर अदरवाइज कोई खास बात नहीं। और आखिरी बात ये कि इस सूरत में अगर वो 3 माह के लिए आते हैं और आके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करके एक इंटरिम गवर्नमेंट लगा दें, जिसका सिर्फ मकसद ये होगा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के जरिए एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवा दी जाए, आप उसकी निगरानी कर लें, और हम आए हैं आपके हवाले करके, हम जा रहे हैं वापस बैरक्स, और आप 3 माह के अंदर अंदर एक ट्रांसफर ऑफ पावर करवा दें। हमने एक क्राइसिस थी उसको रिजॉल्व किया है, वी कांट अफोर्ड टू हैव आर्मी वीकेंड एट दिस टाइम। और यकीनी तौर पे अगर आजकल का सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं ऐसी लेजिटिमेसी देता, तो बहुत से जज बैठे हैं अंदर भी और बाहर भी जो दे देंगे उनको, इससे कोई ऐसी इशू नहीं है। और अगर 3 महीने की बात है या 4 महीने की बात है, इट्स नॉट अ बिग इशू। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, दिक्कत किसी किस्म की नहीं है। और अगर किसी की गलत फहमी है कि जी बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जितने प्रॉब्लम्स अभी है इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, शायद कोई रास्ता और निकल आए, अगर स्पेशली अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये इरादा नहीं है इस दफा कि हमने रहना ही है। अगर रहना है फिर तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे, मगर अगर ये है कि जी हमने ये सेटल करके वापस जाना है और अपनी इंडेमनिटी ले लेनी है और लॉ अंडर लॉ ऑफ नेसेसिटी, तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी आइए अब अगली बात ये है कि तीसरा फैक्टर उनके हक में ये है कि इस वक्त जब अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसे होता है, इस किस्म की इंटरवेंशन होती है, जाहिर है खुदा ना ख्वास्ता ही हम कहते हैं ना, क्योंकि इन थ्योरी जब होती है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को मोहर लगवाई जाती है। अभी तक तो यही हुआ है, एवरी टाइम देयर हैज बीन एन इंटरवेंशन और हमेशा मोहर लग जाती है और पास ट्रांजैक्शंस में चला जाता है। तो अब बात यह है कि इस दफा तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब फ्रेश इलेक्शंस मांगते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांगते हैं, जरदारी साहब भी यही चाहते हैं, बाकी पीडीएम सारी ये चाहती है, और बाहर तो पीडीएम के अलावा है ही कुछ नहीं, सारे यही चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जैसे ही खुदा ना खास्ता अगर ऐसे होता है तो उनकी तरफ से तो ये होगा जी ठीक है आप फौरन वापस जाएं, हवाले करें सिविलियंस के और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, जो कि बिल्कुल वो कहेंगे बिल्कुल यस डन। तो मतलब आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम्स ऑफ दैट स्कोप। मगर ऑब्वियसली लास्ट फैक्टर ये कभी कभी एक छोटा सा ग्रुप होता है, आर्मी चीफ एंड 1 or 2 कॉलीग्स, जो इस किस्म के फैसले करते हैं, देन दे टेक सीज पावर। आज की सूरत हाल ये है कि बड़ी तब्दील हो गई है कि एक एहसास आ गया है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि यार हम बहुत बदनाम हो गए हैं, और ये एक जनरल की बात नहीं है, 2 जनरल की बात नहीं है। ठीक है हमें पसंद नहीं थी ये बात, ये जो एक्सटेंशन हो रही है एंड सो ऑन सो फॉर्थ, मगर अब जो हो गया हो गया। मगर ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना कि एक जनरल जो आज 14वें नंबर पे है वो अगले साल 4थे नंबर पे आ जाएगा और फिर 3 और जनरलों को जंप करके आगे चला जाएगा।
और फिर 6 साल का इरादे हैं उनके और उनको अपॉइंट करने वाले के। तो सारी फौज की जो हायरार्की है, जो मोटिवेशन है, जो अपवर्ड लैडर है, वो सारा के सारा तबाह हो जाता है। पहले ही उससे गड़बड़ हुई है, बिल्कुल ही बिल्कुल उड़ जाएगा। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ सारे जो 3 स्टार्स हैं, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन एंड दैट मेरिट मस्ट प्रिवेल। वी मस्ट पुल आवरसेल्व्स बैक। बहुत बदनामी हो गई है, कम की जाए, अपने आप को क्लीन अप किया जाए और इस गंदे हमाम से हम निकलें और लेट देम डील विद इट। और यही होता है हमेशा, मैंने देखा तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में यही होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप स्केप गोट्स ढूंढते हैं। अमेरिका स्केप गोट ढूंढ रहा है पाकिस्तान को, आपकी एस्टैब्लिशमेंट स्केप गोट ढूंढेगी इमरान खान। अच्छा सेठी साहब, बात यह है कि और भी तो ऑप्शंस हैं ना जो कि इस मुल्क की तारीख में अपनाए गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तौहीन अदालत में छुट्टी हो गई उनकी। नवाज शरीफ, वो असासे, वो पैसे जो आपने लिए नहीं थे, रिसीवेबल्स, वो आपका असासा था और वो आपने डिक्लेयर नहीं किया। आप घर जाएं और न सिर्फ घर जाएं बल्कि पार्टी की सदारत से भी जाएं। तो ये फार्मूला, ये नुस्खा जो यूसुफ रजा गिलानी पे इस्तेमाल हो सकता है, नवाज शरीफ पे इस्तेमाल हो सकता है और माजी में 50 के अशरे में भी इस्तेमाल हुआ है, तो इन पर क्यों इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं, इस्तेमाल करने को तो कोशिश कर ले, मगर ये कामयाब नहीं होगा। आप सोचिए ना, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ और इमरान खान में क्या फर्क है। वो तो अपनी कुर्सी की वो जप्पी डाल के बैठे हुए थे। यूसुफ रजा गिलानी तो बस एक ही दफा प्राइम मिनिस्टर बनने, आगे तो कोई चांसेस ही नहीं, ना पॉपुलर लीडर भी नहीं है वो। इमरान नवाज शरीफ साहब थे, मगर उन्हें एहसास ही नहीं था कि ये बात यहाँ तक जाएगी और इस तरीके से इनको निकाला जाएगा। उनका ख्याल था मैं तो बड़ा पॉपुलर मैंडेट से आया हूँ, जो कि हकीकत थी। तो वो ये समझ रहे थे कि मैं पॉपुलर मैंडेट से आया हूँ, मुझे ये रास्ते वास्ते कुछ नहीं होने लगा। यहाँ तो सूरत हाल फर्क है। यहाँ कोई पॉपुलर मैंडेट नहीं है, अब सब फारिग हो चुके हैं और इमरान खान साहब वो रास्ता नहीं इख्तियार करेंगे कि वो जनाब अदालतों में लड़ेंगे अपने आप को बचाने के लिए। वो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, वो घोड़े के ऊपर चढ़ के बाहर आएंगे। उनके लिए सबसे बेहतर, उनके, मैं समझता हूँ कि उनके लिए यही होगा कि वो डिसॉल्व करें, इलेक्शन कॉल करें या अपनी छुट्टी करवा लें। वही एक रास्ता है जो कि जिसमें इनकी बरकरार रहते हैं। अदरवाइज यूसुफ रजा गिलानी वाला रास्ता तो उनके लिए भी कामयाब नहीं था। वो कहते हैं कि he came in with a bang as prime minister, he left with a whimper. So वो सिस्टम इमरान खान साहब के साथ वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। अच्छा जी, मैं आप और दोनों अगर जी सोलंकी साहब, मैं एक देखिए, इस पूरी चीज में एक चीज जो वाजे तौर पर हमें बात करनी चाहिए और मेरे ख्याल से अब कोई हरज नहीं है, क्योंकि आपने जिक्र किया कि उनकी इनर सर्कल्स में, उनकी मीटिंग्स में किस तरह की बातें होती हैं। तो जो कुछ हमने भी र्यूमर्स ही हैं, सारी बातें सुनी है, तो उसमें एक सेठी साहब, एक जो आईनी और कानूनी अथॉरिटी है वजीर आजम के पास आर्मी चीफ को बदलने की, वो भी तो है। और आई नो आपने उसका पहले इशारा किया। नहीं, इशारा नहीं, मैं खुली बात की है। हाँ मैं तो खुली बात की, इशारे तो, मैं नहीं करता। नहीं, तो अब आप ये बताइए, खुली बात ये है कि अगर वो फर्ज करिए, एक हाइपोथेटिकल, मैं रिपीट करता हूँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो ये है कि वो कहें कि जी अच्छा ठीक है, मैं बदल देता हूँ आर्मी चीफ, ये मैं वजीर आजम हूँ, मैं पॉपुलर हूँ, मैं क्रिकेट हीरो हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं ईमानदार हूँ और मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है जिसका वो इंटरव्यूज में जिक्र करते हैं, और मैं बदल देता हूँ आर्मी चीफ। ऐसा वो नंबर एक वो कर सकते हैं। नंबर दो, अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या क्या रिएक्शन होगा? रजा, मैंने इसका अभी जवाब दिया है यार। जी, मैंने आपसे कहा मुशर्रफ फॉर्मूला है ना ये, हाँ, कि नवाज शरीफ साहब ने मुशर्रफ के, उनके पास अथॉरिटी थी, उन्होंने चेंज किया मुशर्रफ के साथियों ने, और मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम नहीं मानते। डिस्कस हो चुका है। वो क्या कर लिया उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने? वो 10 साल रहे आके जनरल मुशर्रफ। जी, आपने अपने डायरी में भी लिखा है। ये मैंने अभी आपसे कहा ना, तो ये फॉर्मूला तो ये कर सकते हैं बिल्कुल, और एन मुमकिन है वो करने की कोशिश करें, बिकॉज ही इज अ रिस्क टेकर। वो खुद कहते हैं आई एम अ रिस्क टेकर, आई एम डिटरमिन्ड, आई एम पेशेंट। तो बिल्कुल ये कर सकते हैं, ही कैन डू इट, एंड एज आई सेड, अगर वो ही कैन डू इट,
बिल्कुल ही कैन डू इट, बहुत हाई चांसेस हैं ही माइट ट्राई दिस इन द लास्ट रिजॉर्ट, बट देन यू हैव टू वंडर के उधर क्या होगा, वो उन्होंने क्या तैयारी की हुई है इस चीज की, या वो जहांगीर करामत फॉर्मूला लेके चले जाए। तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, कामयाब हो जाती है। अगर ये डिपेंड करता है कब होती है ये, और जब ये होने जाए, जब ये होने जाएगी तो उससे पहले भी तो कुछ अंडरस्टैंडिंग्स होंगी ना, ऐमे तो नहीं हो जाएगी। यू एग्री? उससे पहले तय हो जाएगा कि कौन से लोग इधर से उधर जाएंगे, कौन उनको दिलवाएगा, डिलीवर करेगा, कौन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा, किस किस्म की गवर्नमेंट बनेगी, ये सारी बातें उससे पहले तय हो जाएंगी, बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज लॉन्च्ड। यू एग्री? सही। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ये तय से के लिए हम आ रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब की बात मानी जाएगी तो वो कहेंगे आए और फौरन इलेक्शन करवाएं, 2 साल हम नहीं होने देंगे। ठीक, पीपल्स पार्टी वाले जो है वो ये कहेंगे कि इसको 2 साल रखे और हमें बनाए प्राइम मिनिस्टर, बिलावल को बनाए, हम कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। नून लीग आती है नहीं आती, वील ट्राई एंड पुट टुगेदर एंड आप हमारी हेल्प करें, जिनसे उन्होंने कहना हेल्प करने के लिए। तो ये फिर उस वक्त डिसाइड होगा। वन थिंग इज फॉर श्योर दैट नवाज शरीफ विल नॉट अग्री टू a 2-year interregnum। कोई भी, यहां तक कि अगर आप कहें जी कि आप किसी को नॉमिनेट कर दें नवाज शरीफ साहब 2 साल के लिए, तो वो नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स कि द गेम इज गोइंग टू बी वाइड ओपन। और अगर नून लीग का उन्होंने सपोर्ट लेनी है, जो भी ये करने जाएंगे, और उनके साथ कोई मुकमुका होना है, तो देन यू विल हैव टू हैव इलेक्शंस वेरी क्विकली, पॉसिबली विदिन 6 months ऑफ, कि ये फिर आगे नहीं इसको बढ़ाया जाएगा। और जिस किस्म की ग्राउंड बनेगी, रूल्स बनेंगे, दे विल, तो मैं समझता हूँ ज्यादा देर बुरी हुकूमत नहीं चलेगी। इट विल बी वेरी अनस्टेबल, बहुत बदनामी होगी, बिकॉज इमरान खान की ये हुकूमत और विद दिस सपोर्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वो मैशत को संभाल नहीं सके, फॉरेन पॉलिसी को संभाल नहीं सके, तो आपका क्या ख्याल है कौन आके आगे संभालेगा? बिलावल भुट्टो संभालेगा, या कोई नया जमाली आ जाएगा, या कोई नया जुनेजो आ जाएगा, या कोई नया इफ्तिखार गिलानी आ जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज नॉट, उनके बस की बात नहीं है। आगे जो हुकूमत चाहिए आपको, वो चाहिए जो मैंडेट के साथ आए, हार्ड डिसीजंस लेने के लिए तैयार हो, आवाम को समझा के साथ लीड करने के लिए तैयार हो, और मुश्किलात को सामने के लिए तैयार हो, और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेके आए। कम से कम अगले 4-5 साल की एश्योरेंस हो कि अब हम हार्ड डिसीजंस लेने जा रहे हैं ऑन ऑल फ्रंट्स, एंड वी नीड सपोर्ट, एंड नो डिस्टेबलाइजेशन फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट और फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज। उसको जो भी अपोजिशन पार्टी तो वो खास रहेगी नहीं, इमरान खान ही रह जाएगा, वो भी, बाकी सारे तो अकोमोडेट ही हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में हो जाएगी, और नेशनलिस्ट्स और मौलाना केपी में हो जाएंगे, सिमिलरली बलूचिस्तान में और पंजाब में नून लीग एंड अदर्स। तो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ बिग प्रॉब्लम ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट। जी, देखिए सैयदी साहब, ये थोड़ा सा मैं जो हमारे बहुत सारे देखने वाले हैं उनमें वो कह रहे हैं कि जी आपने रूल्स ऑफ बिजनेस की बात नहीं की। रूल्स ऑफ बिजनेस बड़े क्लियर हैं, और 5-6 लोगों ने ये कहा है, तो मैं चाहता हूँ ये भी क्विकली हम एड्रेस कर दें, ताकि ऑडियंस चूंकि पार्टिसिपेट करी है साथ में, तो उनका भी ये पॉइंट आ जाना चाहिए। जी, रूल्स ऑफ बिजनेस, ये आईएसआई वाले मामले में? जी, आईएसआई की अपॉइंटमेंट डीजीआई हाँ से। देखिए, इसके ऊपर तो बहुत सी बात हो गई है ऑलरेडी। जी, इसमें ये है कि ये एक आईनी मामला नहीं है, पहली बात तो ये आइन के अंदर कोई जिक्र नहीं है कि ये आईएसआई कैसे आई, कैसे वजूद में आई, या कैसे इसको, इसके क्या रूल्स हैं। ये 1951 में एक ऑर्डर इशू हुआ था फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। उस वक्त एक ब्रिटिशर आर्मी चीफ थे, और उन्होंने एक इदारा के जी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होनी चाहिए, इंटर सर्विसेज, जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ऑपरेट हो, और उन्होंने ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया था, और वो बन गई थी।
ओवर द इयर्स कुछ ज्यादा उसके ऊपर इश्यूज नहीं बने, क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर मिलिट्री अफसर आते गए तो उसका जो कमांड था वो मिलिट्री अफसरों ने लेना शुरू कर दिया। इन थियरी ये कहीं नहीं लिखा, किसी कानून के अंदर ये नहीं लिखा कि आईएसआई के डीजी जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, मगर ये हुआ, ये एक ट्रेडिशन की वजह से ये फिर ऐसे ही होना शुरू हो गया कि 3 नाम जाते थे प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर फैसला करता था। और नाम जो भेजते थे वो डिफेंस मिनिस्ट्री करती थी, जिसके अंडर आर्मी आती है, और जो खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट के अंदर आते हैं। तो फिर डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो कंसल्ट करती थी जीएचक्यू को, बिकॉज जाहिर है अगर मिलिट्री एजेंसी बन चुकी थी तो फिर इसमें मिलिट्री लोग ही आते थे, तो फिर उनसे कंसल्ट करना होता था, बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी का दायरा बन गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओरिजिनली ये, और फिर भुट्टो साहब के जमाने में 1975 या 1976 में भुट्टो साहब ने एक आईएसआई की इंटरनल पॉलिटिकल विंग बनाई। जैसे भुट्टो साहब ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी और आईबी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, एक और पैरामिलिट्री फोर्स बना रहे थे, और इसी तरीके के साथ उन्होंने एक इंटेलिजेंस एजेंसी ये जो थी विच वाज इंटर सर्विसेज, कि उनके दरमियान अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको, तो उन्होंने उसके अंदर एक पॉलिटिकल सेल बना दिया जिसकी उनको अपनी जरूरत थी, जो कि वो जाहिर है वो भी एक ऑटोक्रेट थे, एक सिविलियन डिक्टेटर थे, वो भी एक इस्तेमाल करना चाहते थे रियासत के इदारों को अपनी हिमायत के लिए और ऑपोजिशन के खिलाफ। तो उन्होंने फिर एक पॉलिटिकल विंग बनाई। तो ये चीजें चलती रही हैं और वो पॉलिटिकल विंग चलती रही, मगर जब अफगानिस्तान का मसला आया, सोवियत इन्वेजन जब हुई, तो उसके बाद फिर बहुत सा पैसा आया और आईएसआई को पैसा मिला और वो एक आर्म्स कॉन्डवी बन गए फ्रॉम बिटवीन अमेरिका, सऊदी अरेबिया ऑन द वन साइड एंड द मुजाहिदीन इन अफगानिस्तान। और आईएसआई जो है वो फिर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई एंड इवेंचुअली बिकेम अ ह्यूज जाइगेंटिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन। एंड उसके बाद जाहिर है फिर और वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी उनकी होती गई। आईएसआई की एक लाइन है बजट के अंदर, इतने पैसे आईएसआई को देने हैं, बट इससे ज्यादा कोई डिटेल नहीं है। मगर उसके अलावा अब आईएसआई की अपनी सोर्सेज हैं ऑफ फंडिंग, आई डोंट नीड टू गो देयर, इंटेलिजेंस एजेंसीज की होती हैं एंड सो दे आर सेल्फ सफिशिएंट, ऑटोनोमस। 70% आईएसआई के लोग जो हैं वो सिविलियंस हैं, 30% are military officers on secondment from the military to the ISI. उनसे ये कहा जाता है कि आप ISI में 2 साल के बाद आप जाएं, 2 या 3 साल है मेरा ख्याल है, आपको फिर पूछेंगे आप रहना चाहते हैं ISI में एज अ करियर मूव या आप वापस आना चाहते हैं फौज में। तो 90% जो लोग हैं वो वापस नहीं आते, वो या ISI में ही रह जाते हैं बिकॉज इट्स गुड लाइफ एंड कोई ड्रिल शिल्स नहीं है एंड इट्स वेरी पावरफुल, तो वो रह जाते हैं वहां, फिर वहीं रिटायर हो जाते हैं, फिर शायद री एम्प्लॉय हो जाते हो या नहीं। बट हमेशा मैंने ये सुना था आर्मी चीफ से कि जो पिछले आर्मी चीफ जो गए हैं यहाँ, मैं उनसे एक बात सुनता था, मुझे हमेशा कहते थे कि फौज के अंदर जो लोग आईएसआई में चले जाएं एक दफा, वो उनकी जहन जो है वो इंटेलिजेंस का जहन हो जाता है, एजेंसियों का जहन हो जाता है, फौज का जहन नहीं रहता। वो फौज इज ब्लैक एंड व्हाइट, intelligence agency is gray shadows, nothing is black and nothing is white. तो वो उनका ये ख्याल है कि एक दफा कोई बंदा आईएसआई में जब फौज भेज देती है तो दे आर रिलक्टेंट कि फिर वो वापस आ जाए आर्मी, फिर वो कहते हैं वहीं रहें और वहीं से रिटायर करें। इसीलिए इन द 70-year हिस्ट्री ऑफ द आईएसआई एंड द मिलिट्री, मेरा ख्याल है एक ही 2 ओकेजन्स हैं जहाँ एक डीजी आईएसआई है जो कि आर्मी चीफ बना है। You please correct me if I'm wrong, but General Kiani was the first one. Kiani ji. Was the first one. First and the last one. First and the last. So ये एक ट्रेडिशन रही है। तो और दूसरी ये कि कुछ कंपटीशन भी रही है हमेशा बिटवीन द आईएसआई एंड एमआई। एनीवे, टू कम बैक नाउ टू द मेन क्वेश्चन, तो बेसिकली अब ये है कि एक फॉर्म बनी हुई है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। आज तक तो ऐसे हुआ नहीं है कि 3 नाम हो। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। एक दफा मैंने पहले भी जिक्र किया था, 1-2 दफा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में खुसूसन, उससे पहले तो नहीं, पहले तो भुट्टो साहब के जमाने में तो भुट्टो साहब खुद ही फैसला कर लेते थे और वो गए, बिकॉज उस वक्त आपको पता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी कमजोर थी आफ्टर बांग्लादेश। भुट्टो साहब बड़े पावरफुल सिविलियन ऑटोक्रेटिक रूलर थे, तो उस वक्त तो वो कोई खास कंसल्ट नहीं करते थे। आपको याद होगा उन्होंने तो एक आर्मी चीफ और एक एयरफोर्स चीफ
दोनों चीज की, दोनों को। मुस्तफा खान को कहा ये गन रखो, उनको ले जाओ, मैं रिटायर कर रहा हूँ, और वो उनको कायम कर दिया। अभी जिन लोगों ने ये तारीख नहीं पढ़ी, पढ़ लें, वो तो वो जमाने थे। बड़ी कमजोर थी आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और उन्होंने और कमजोर किया। फिर जाहिर है उन्होंने भी फिर जो नया आर्मी चीफ अपॉइंट करने शुरू कर दिए उसी तरीके के साथ, 7वें नंबर से, 8वें नंबर से, 6ठे नंबर से, जो कि ज्यादा उनका ख्याल था कि ये सबसर्विएंट रहेंगे, उनके थंब के अंडर रहेंगे। मगर जब वक्त आता है फिर ये आर्मी चीफ ही होता है। उसका मौकफ ही होता है कि यार एड़ी चीची उंगली है ना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं इधर उधर 6 लाख बंदा इधर उधर कर सकना, ਇਹਦਾ मतलब है मैं आई एम नोबडीज मैन। आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने कहा था ये। थैंक यू। तो अब मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, आपने कर दिया। अच्छा, तो अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बारे में कहते हैं कि वो जिसके पास मैंडेट हो वो तो वैसे ही उसका तो दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। अवाम का मैंडेट, अवाम बड़ा नशा है यार, कोई छोटी बात है अवाम का मैंडेट, ह्यूज, इट्स अ डबल शॉट ऑफ यू नो व्हाट, यू गेट अ ग्रेट हाई, द पावर ऑफ द अवाम। अच्छा, तो वो फिर थोड़ा सा दिमाग जो है फिर जाता है, वो भूल जाते हैं कि दी आर्म्ड फोर्सेस आउटसाइड, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपका मैंडेट ना हो और आप समझें कि अब भी आप कर सकते हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए, विदाउट अ मैंडेट। और ये कुर्सी में भी वो कौन कहता था मुझे, एक प्राइम मिनिस्टर कहता था यार इस सिटी यार इस कुर्सी दे विच पता नहीं की गल है, बड़े चमुड़े लड़ते ने, मैं छलांगा ही मारते रहने सारा। मिराज खालिद तो नहीं थे? पता नहीं यार, कोई और मेरे से ना मत नाम पूछे, बड़े बड़े गुनाह मैंने किए और सुने ऐसे चीजें लोगों से कि पता नहीं इस कुर्सी में क्या है। अच्छा, तो मतलब अच्छे खासे लोग बेचारे परेशान हो जाते थे। और फिर ऐसे भी वक्त आया कि मुझे याद है जमाली साहब मरूम, उन्हें अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे जमाली साहब जब उनको मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर बनाया तो कुछ अरसे के बाद उनकी छुट्टी होने का वक्त आ गया, बिकॉज ही इज नॉट पुलिंग हिज वेट। बेचारे शरीफ आदमी थे, वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये भी अंगूठा छाप है, चलो कोई बात नहीं, मगर वो बेचारे उनको अंगूठा भी ठीक लगाना नहीं आता था। तो खैर इन्होंने फैसला किया यार ये तो बड़ा फारग है, शौकत अजीज को लेके आया जाए। तो जमाली साहब का फैसला हो गया, तो मेरी चिड़िया ने मुझे खबर दे दी, तो मैंने जाके किसी बीपर शीपर दे दिया, कुछ कह दिया कहीं कि जी वो वक्त आ गया प्राइम मिनिस्टर साहब का। तो मुझे जमाली साहब को फोन आ गया कि क्या हाल है। मैंने कहा जी खैरियत प्राइम मिनिस्टर साहब। कह लगे यार सेठी तुम कह रहे हो मेरी छुट्टी हो रही है 2 दिन में। तो मैंने कहा सर आई एम सॉरी बट मेरी तो यही इन्फॉर्मेशन है। तो कहने लगे यार पक्की बात है। मैंने कहा जैसा मेरा तो ख्याल है जवाई साहब पक्की बात है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा सर आप फिर लाहौर आ जाएं, वहां बैठेंगे जहाँ पहले बैठ के साजिश करते थे, आप आ जाए वापस। वो तारिक रहीम, ख्वाजा तारिक रहीम के घर, मैंने कहा वहां फिर केटीआर मुलाकात होगी केटीआर के घर मुलाकात होगी। तो बड़े बड़े परेशान हुए। तो मुझे पूछ रहे थे कि मेरी छुट्टी होने जा रही है कि नहीं। तो मतलब फिर ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप की सारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, पावर वावर सारा ऐसे डिसअपेयर करता है, इवेपोरेट करता है, जैसे बलून को प्रिक करे तो फटाक करके फारग हो जाए। So that is what happens when power leaves you, it just leaves you. बीबी को भी नहीं पता था कि उनकी छुट्टी होने वाली है जब हैप्पी मिनवाला को भेजा था गुलाम इसाक खान के पास, याद है आपको? जी बिल्कुल याद है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब फारूक लगारी साहब ने मोहतरमा की छुट्टी कराई थी तो मोहतरमा को 12 बजे के करीब खबर मिली कि जी कुछ मूवमेंट हो रही है और शायद कुछ छुट्टी होने वाली है। तो मोहतरमा ने उठा के फौरन फोन किया जनरल जहांगीर करामत को, जो कि उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने कहा कि इस जनरल इज इट ट्रू व्हाट आई एम हियरिंग? एंड ही सेड यस प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली इट इज ट्रू। उसने कहा कि देन ओके, तो इट्स बिकॉज द आर्मी फोर्सेस वर मूविंग अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के उन्होंने डिसमिस किया एंड प्रोटेक्टिव कस्टडी। सो मतलब है कि जब वक्त आता है तो पता भी नहीं चलता क्या होता है क्या नहीं होता। सो अभी आपने नवाज शरीफ साहब की कहानी सुन ली कि उनके पास भी एक साहब आए थे, रहील शरीफ साहब ने भेजा था कि मियाँ साहब को कहें अब रिजाइन करें और जाएं या असेंबलियों को डिसॉल्व करें। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं करना पड़ेगा। तो मियाँ साहब ने कहा नहीं करता। तो मियाँ साहब डट गए, वो वापस गए और उन्होंने जाके बताया जी वो तो हिलते नहीं है। तो फिर जनरल रहील ने और उनके साथियों ने सोचा कि नहीं अब कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं। फिर उन्होंने अपना जो था ना द सेकंड वेपन व्हिच वाज इमरान खान,
एंड ताहिरुल कादरी, उनको निकाला। फिर उनको निकाल के और पूरी कैंपेन शुरू की टू डिस्टेबलाइज एंड गेट रिड ऑफ इमरान खान, गेट रिड ऑफ नवाज शरीफ। तो वी आर ऑल विटनेसेस टू दिस। क्या आपको बताएं, इन गुनाहगार आंखों ने और इन कानों ने क्या क्या सुना है, और वक्त आएगा किसी वक्त लिखेंगे इन सारी चीजों के बारे में, बट ऐसे ही होता है। तो अब सिचुएशन इस वक्त बड़ी फ्लूइड है। मैं समझता हूँ कि रीजन मैंने जो दारिया लिखा है कि इट्स डाउनहिल ऑल द वे, अब ये खत्म हो चुका है, ये हाइब्रिड सिस्टम वो अनरेवल हो गया। अब अगर थोड़ी देर चलता है तो डजंट मैटर, मगर वो चलेगा नहीं। अब इसकी जिसे कहते हैं ना फाइनल, इट्स इन द फाइनल थ्रोज ऑफ डिसोल्यूशन। अब उसमें किस तरीके से होता है एग्जैक्टली, कौन पहले मूव करेगा, क्योंकि दोनों साइड्स अब बड़े गौर से एक दूसरे को देख रही होंगी कि कौन पहली साइड, कौन पहले मूव करता है कि नहीं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब मौका नहीं देंगे कि इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ बात जाए। अगर देते हैं तो फिर अपनी हमाकत है, बिकॉज उसके बाद छुट्टी भी हो जाएगी और हीरो भी नहीं बनेंगे, और हो सकता है। मगर अगर वो उनको समझ आ जाती है कि ऐसे हो रहा है, तो फिर जैसे मैंने कहा उनके पास दो ऑप्शन है, उनमें से एक एक्सरसाइज करेंगे। उनको बताने समझाने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे, वो ऐसी बात किसी से पूछ भी नहीं करेंगे, वो एक ही उनकी एडवाइजर है, उन्हीं से वो पूछेंगे, वही उनको कोई हिदायत करेंगी या जो भी है। तो उसके बाद वो उसी तरीके से फैसला करेंगे। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि वो शायद रैशनल फैसला ना हो, बिकॉज अभी तक जो कुछ फैसले हो रहे हैं मुझे उनमें कोई रैशनैलिटी नजर नहीं आ रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। एक इतना अच्छा इंतजामिया चल रहा था, कोई मसला ही नहीं था। दुनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस किस्म की ख्वाबों में सोचते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे पीछे खड़ी होगी और हम ठा ठा करके चलाएंगे सब कुछ। इन्होंने किया क्या है अपने साथ, एस्टैब्लिशमेंट को, अपने आप को भी गंदा किया, एस्टैब्लिशमेंट को भी गंदा कर दिया, और इस मजबूर कर दिया कि अब रास्ते जुदा हो जाए। बिकॉज इमरान खान तो एक आज के हैं खिलाड़ी, कल शायद लास्ट कर जाए, परसों तक तो ये तारीख में कोई होता ही नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट तो कल की भी है, आज की भी है, कल की भी रहेगी और परसों की भी रहेगी। वो तो इट्स अ परमानेंट फीचर ऑफ द स्टेट। जी, परमानेंट फीचर। सेठी साहब, अभी आप जो बात कर रहे थे, जो अगर अदम एतमाद होता है और वो कामयाब होता है, तो एक आपने ऑप्शन बताया कि शायद पीपुल्स पार्टी कहे कि जी बिलावल को बना लेते हैं। इसके उलट क्यों नहीं हो सकता? नवाज शरीफ इस पर क्यों राजी नहीं हो सकते कि उनके छोटे भाई, जो पता नहीं कब से शेरवानी सिलवा के बैठे हैं, वो बन जाएं कुछ अरसे के लिए? इसमें क्या खराबी है? इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? इसमें शायद आप तैयार हो जाए इन हालात में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, मगर कोई रैशनल थिंकिंग आदमी, पॉलिटिशियन, इन हालात में 1-1.5 साल के लिए, जबकि मार खानी है आगे हर लेवल के ऊपर, अपने आप को नॉकआउट करवाना है आपने जाके इस स्टेज पे। पीपल्स पार्टी का तो इशू नहीं है, वो तो ना पंजाब जीतना उन्होंने, ना कुछ और जीतना उन्होंने, तो छोटा सा मौका देके और अपने आप को मुस्तकम करना है सिंध के अंदर, और यहाँ कुछ थोड़ी मोटी जोड़ तोड़ करनी है, 2-3-4 सीटें। नून लीग का बहुत नुकसान हो जाएगा अगर वो 1.5 साल के लिए शहबाज शरीफ आ जाता है और ये सारी क्राइसिस जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये ऐसे ही चलती है, तो क्या करेंगे? अगली इलेक्शन में भी उड़ जाएंगे, तो कहेंगे लो जी ये भी कुछ नहीं कर सके। लोग ये नहीं देखेंगे आप 6 महीने के लिए आए या साल के लिए आए। मुझे ये बड़ा क्लियर है कि मियाँ साहब कभी भी इसको सैंक्शन नहीं करेंगे जो आप कह रहे हैं। मियाँ साहब ये मैं आपको बता दूं क्या सैंक्शन करेंगे कि इलेक्शन करवाएं, हम जीतेंगे और शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो आज मैंने आपको बता दिया क्या होगा, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को क्या प्रॉब्लम है? जी, उनको प्रॉब्लम तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। बहरहाल ये भी अभी हेडलाइंस बनेंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये फिर कुछ ना कुछ तो आपने कहना है ना यार, ऐसे तो नहीं जाने देना मौका। ये बात सही है। अच्छा सेठी साहब, मैं बढ़ता हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया अफगानिस्तान में। आज आपने देखा होगा, वहां पर एक जो है शिया मस्जिद के ऊपर हमला हुआ और बहुत लोग हलाक उसमें जा बहक हो गए। बहुत अफसोस की बात है। और दाइश जो है खुरासान, उसने उसकी जिम्मेदारी, इससे पहले कुंदूज में हो चुका है। जी, कुंदूज में भी हो चुका है। तो क्या आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा, जी मैंने कहा इसके ऊपर भी हम अभी तो बड़ी दिलचस्प बातें रह गई है रजा। अच्छा तो चले। हाँ रजा, सवाल कर रहे हैं आप। हु इज इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान? रजा, फॉर गॉड से ठीक है रुक जाओ यार। अभी वो सवाल आवाम पूछ रही है कि आवाम पूछ रही है कि जी ये अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि जी
हाँ, कब साइन करेगा या नहीं हाँ करेगा, कौन बनेगा कब करोड़पति, करेगा। हाँ कौन बनेगा एक करोड़पति। एक हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते हाँ, एक लगेंगे, हफ्ता कितना लगेगा, टाइम। नवंबर में होगा। तो यार जी जी कमाल है, जी, आप चलिए चलिए मुझे मौका नहीं देंगे, मैं यहाँ भी कोई खबरें आपको दूं। चलिए, ये करिए ये करिए, हाँ, स्टार्ट करें जी। मेरा ख्याल है आपको कोई टेलीफोन कॉल आ गई कि ज्यादा जिसमें बात नहीं किया था। देखिए एक घंटी बजी तो देखिए, थी, पर मैं घंटी रजा बजी तो छोड़ूंगा थी। नहीं तुम्हें। हाँ। देखिए, कॉलें तो आती रहती है, ठीक है, वो कॉलेज तो तो आती मतलब रहती है, कम्युनिकेशन चलना चाहिए, वो लेकिन बड़ी आज जरूरी नहीं बात आई। है। हाँ हाँ, तो शुक्र करो कल आ जाएगी। अच्छा चलिए। अच्छा जी, अच्छा अब चलिए बात जी, ये, टाइमलाइन, फर्स्ट हाँ टाइमलाइन टाइमलाइन, जी। ये लोग पूछ रहे हैं आपको। हाँ, हाँ जी, अब बिल्कुल आप पूछ किनारा रहे ना हैं। मारें इसको, मैं तैयार हूँ अच्छा, बोलने के हाँ लिए। तो चलिए इट्स माय चलिए, जी, नेक बोले। यार, इट्स नॉट योर नेक, इट्स माय नेक ऑन द ठीक है लाइन। हाँ, ठीक है ठीक हाँ, है। अच्छा तो बात ये, बोल देखिए के जी, लब आजाद है तेरे। अभी मैं आपको 2-3 क्लियर कट बातें अपनी तरफ से कह दूं, आप यकीन करें या ना करें, ऑब्वियसली मैं अपनी सोर्सेज तो नहीं बता सकता, मगर मेरा ख्याल है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है अबाउट प्रिडिक्शंस। तो पहली बात तो ये है जी कि कल तक तो कोई समरी वमरी नहीं गई थी। ये सारी बातें हो रही थी जी, 3 नाम है, ये है वो है, फलाने 3 नाम है, ये है वो है, समरी चली गई है जी, साइन क्यों नहीं हो रहे, वो वापस आ गई है जी, वो फाइल गई है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत ही नहीं दी थी कि समरी बन के आए, क्योंकि जाहिर है वो जब तक वो नहीं कहेंगे समरी आए तो आ नहीं सकती ना। पहली ठीक, बात तो ये है, बिल्कुल। यू नो दैट। वो मांगेंगे समरी तो समरी बन के आएगी ना, एम तो नहीं जी ओ जी इसी समरी लेके आ गए हैं जी। ऐसे नहीं होता, डिफेंस से आती है। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री से आती है। इसीलिए उस दिन परवेज खटक साहब बुत बन के कोई सवालों का जवाब नहीं दिया, वो चले जी, गए आगे। वो क्या कहते, उन्हें खुद नहीं पता क्या हो रहा है, तो उन्होंने क्या जवाब देना था। बिल्कुल। अच्छा, आगे आइए आप। मेरी खबर ये है कि फाइनली आज कुछ हरकत में कुछ चीजें आई हैं, और शायद प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये आया कि जी बना के भेज दें। राइट, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। इसका ये मतलब है कि वहां जो मुलाकातें हुई हैं, जो लोग आए हैं गए हैं, तो कुछ ये पेशकदमी हुई है कि चलो यार एक समरी तो आनी चाहिए ना, पहली स्टेज, क्योंकि सब कह चुके थे। फवाद चौधरी भी जी 1-2 दिन में, शेख रशीद जी हो रहा है जी, हो रहा है, सारे यही कह रहे हैं वो जी हो रहा है जी, हो रही है समरी, आई है जी, आ रही है, वो आ गई जी, आ गई आ गई। तो बस, तो मेरा ख्याल है क्योंकि यहाँ तक बात चली गई थी, तो आज फाइनली एक समरी बुला ली गई है, और उसमें वही 3 नाम है जो पहले फ्लोट कर रहे थे। तो ये आज मैं अपनी तरफ से ये कंफर्म कर रहा हूँ, बट अगेन ये बड़ी उस किस्म की चीजें हैं, कोई पता नहीं, कोई हमें भी कोई मिसलीड कर रहा हो, कोई पता नहीं, आजकल गेम्स विद इन गेम्स चल रही हैं, तो चिड़िया के ऊपर भी कुछ चिड़े चढ़े हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो बड़ा परेशान ही हूँ। अच्छा, एनीवे, वो चिड़िया जाती है 2 घंटे लेट हो जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं पता नहीं उनको टाइट करके कोई कोकेन शोकेन पिला के उन्हें हाई करके भेजे पे, पता नहीं आगे की होएगा मेरे नाल। एनीवे, आजकल एज यू नो दीस थिंग्स आर इन द जी जी एयर, जी, इन द सुभान है। एयर, इन द एयर। अच्छा, तो तो बात यह है कि तो वो समरी तो सुना है मैंने कि 3 नाम चले गए हैं। अब लोग ये बैठे हुए हैं जी वो साइन कब करेंगे। ठीक, एक तरफ इधर, अब मैं इधर उधर करूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक ठीक। इधर इधर का जो मौकफ है वो ये है कि भाई हमने तो अनाउंस कर दिया हुआ है, डेटें भी देगी है, वो फलाने को फलानी जगह पे पहुंचना है फलानी डेट तक, फलाने को फलानी जगह पे पहुंचना है फलानी डेट बिल्कुल। तक, वो चार्ज लेना है, वो ये करना है, वो करना है। और आपने शायद मॉनिटर नहीं किया, मगर कुछ एक्स लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जो कि इस वक्त मीडिया के रोड पे है, उनको अप्रूवल मिली हुई है फ्रॉम ISPR कि उनको बुलाया जाए और उनसे तजिए लिए जाए, उनको ब्रीफिंग होती है। तो वो ब्रीफिंग लेके आते हैं, तो उनमें से एक साहब हैं जो कि रजा के बड़े दोस्त हैं, सोलंकी साहब के बड़े दोस्त हैं। तो वो सोलंकी साहब जो है उनके करीब ही रहते हैं, तो सोलंकी साहब के करीब रहते हैं, और उनकी ये उन्होंने एक जवाब कह भी दिया है कि जी देखिए जी 25 तारीख तक, 25 अक्टूबर तक तो पिशावर कोर उस वक्त तक 25 अक्टूबर को ज्वाइनिंग है, तो अभी ठहर जाए, अभी क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम, 25 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हो जाएगी तो देख लेंगे फिर। ये मैंने खुद सुना है, उन्होंने किसी चैनल पे कहा। तो एक तरफ तो ये बात चल रही है कि जी 25 अक्टूबर इज द डेडलाइन फॉर जनरल फैज टू लीव द ISI एंड ज्वाइन द 11 कोर। तो मगर वो जो दूसरी तरफ कराची वाले साहब हैं, उनकी भी फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी कोई ना कोई।
जरूरी नहीं होता कि जिस दिन एक जाए उसी दिन दूसरा लेता है, कोई बंदा पहले चला जाता है, 2-3 दिन के बाद दूसरा बंदा आता है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग थोड़ी फर्क होती है। हमें नहीं पता चला दूसरे साहब की जो कराची वाले हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आखिरी डेट क्या है, बट वी डू नो, क्योंकि एक एक्स जनरल ने जो कि ट्यून्ड इन है, उन्होंने ये बात कही है कि जी तो 25 तारीख को, अक्टूबर की 25 को उन्होंने वहां पहुंचना है। आगे आइए आप, अब हम ये सुनने आ रहे हैं कि अच्छा तो ऐसे अगर हो गया तो बस फिर दो बातें होंगी, या 25 से अक्टूबर से पहले पहले समरी साइन हो जाएगी, मतलब है कि अब 10 एक दिन रह गए, उससे पहले पहले समरी साइन हो जाएगी ताकि वो जिस डेट के ऊपर उनकी तकर्री है वहां वो पहुंच जाए वहां, या नहीं होगी, या होगी या नहीं होगी, यही होता है ना, तीसरी बात तो नहीं होती कि हो भी गई है नहीं भी हुई। मगर अब मैं आता हूं उधर भी, तो या तो वो चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब है समरी साइन नहीं हुई, फिर क्राइसिस बढ़ेगी, तो उन्होंने जाना है और उधर से अब वो डेट भी खत्म हो गई और साइन नहीं हुई, तो वो एक क्राइसिस बढ़ने का उसमें बड़े खतरे हैं। तो अब फिर रास्ता क्या निकाला जाए, रजा, रास्ता क्या निकाला जाए? अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं चाहूंगा कि जनरल फैज बैठे रहे अभी ISI। बिल्कुल, मैंने खींचा उनको बड़ी अरसे से, मैं कह रहा हूँ कि अभी ठहर जाए जी, ठहर जाए। वो जनरल बाजवा तो कब से कह रहे हैं जी उसको अब जाने दें जी, उसको कोर कमांड कर लेने दें। हाँ जनरल साहब ठहर जा रहा हूँ, करते हैं जी, करते हैं जरा, मैं जरा पूछ लगा जरा, जरा थोड़ा जैसी कर ली है ना, जरा हिसाब कर लिए उस सर वो ठीक नहीं आजकल हिसाब ठीक नहीं निकल रहा, ठहर जाओ अगले हफ्ते कर लेंगे, अगले महीने का। वो चलते 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 यहाँ तक आ गए। अब हुआ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हुई है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि टाइम जो है ना वो अब बिल्कुल जैसे स्पेस एंड टाइम के अंदर टाइम जो है ना वो कोलैप्स कर रहा है। वो कैसे कोलैप्स कर रहा है? जनरल बाजवा ने और आर्मी GSU ने एक नए रूल्स बना दिए, आज नहीं कुछ अर्सा पहले। उसमें ये पहले ऐसे होता था कि अगर आपने कोर नहीं भी कमांड की हुई थी तो आप आर्मी चीफ बन सकते थे। इसके अंदर भी 2-3 एग्जांपल्स हैं, आई एम श्योर आपको पता है कौन से एग्जांपल्स हैं। जिन लोगों ने कभी कोर ही नहीं कमांड की थी वो फिर भी आर्मी चीफ बन गए। जियाउद्दीन साहब हैड नॉट कमांडेड अ कोर, वो तो मेरे ख्याल इंजीनियरिंग साइड से थे या कहीं से, इंजीनियरिंग कोर्स से थे जी, इंजीनियरिंग कोर्स से, नेवर कमांडेड अ कोर एज अ मिलिट्री कमांडर, तो उनको भी बना दिया गया। एक रिटायर्ड जनरल थे जनरल कल्लू, उनको भी उनको DGI मोहतरमा ने बना दिया गया, शमसुर रहमान कल्लू। हाँ, तो मतलब ये है कि चीजें तो होती रही हैं, अगर आप एक कानून बना दिया, एक रूल बना दिया, कानूनी रूल बना दिया, जो कि आर्मी के इंटरनल रूल्स के अंदर ये है कि वही शख्स आर्मी चीफ बन सकता है, ये एलिजिबल है फॉर बीइंग आर्मी चीफ जिसने कम से कम 1 साल कोर कमांड की हो। दैट्स राइट, ये नया रूल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल रूल है। अब अगर ये रूल है और अगर जनरल फैज ने नवंबर 29 को नया आर्मी चीफ बनना है अगले साल, 28 को जनरल बाजवा रिटायर करेंगे ना, जी जी जी, तो फिर ये है कि 28 नवंबर से पहले पहले मतलब 28 नवंबर तक के बाद नहीं है, हाँ 28-27 नवंबर के बाद वो अगर वो रह गए, अभी उन्होंने कोर ना कमांड की तो प्रॉब्लम बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसका ये मतलब है कि अब से लेके एंड नवंबर तक एक विंडो है उनके लिए। इमरान खान साहब जितना चाहें खींच लें, इससे आगे नहीं वो खींच सकेंगे अगर उनके वही इरादे हैं, अगर वही इरादे हैं उनके। दूसरी जी, अगर तो अब ये हो सकता है कि फिर ये कहा जाए कि देखिए जी अब महीना तो रह गया, उसके बाद तो वैसे ही हैज टू लीव, तो ऐसे करते हैं कि आप भेज दे समरी, मैं समरी मंगवा के साइन कर देता हूं और आप वो दुनिया को दिखा दें कि साइन होगी समरी, क्राइसिस खत्म। फर्क ये होगा कि उसमें लिखा होगा WEF जी, विद इफेक्ट फ्रॉम सम डेट इन नवंबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हैं मेरी बात? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि जी समरी भी साइन हो गई, जनरल साहब कोर भी चले जाएंगे, नया आर्मी चीफ वो वही साहब जो पहले नॉमिनेट हुए वही आ जाएंगे ISI में, और प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि मैंने तो अपनी सिविलियन अथॉरिटी सुप्रीमेसी कर दी। वो कहेंगे जी हमने जो अचीव करना था हमने अचीव कर लिया, व्हाट डिफरेंस डज मेक, एक महीना इधर एक महीना उधर, आफ्टर ऑल वो हमारे कॉलीग हैं जनरल फैज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस किस्म के रास्ते भी ढूंढे जा रहे हैं। अब उसके दरमियान कोई इंटरव्यूज होंगी, नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एक आया दूसरा आया, एक चला गया, एक को फिर बुला लिया गया, एक महीना कट जाओगे जी
तो एक सोल्यूशन गरीब सेठी बेचारे ने आपको कुछ रास्ता दिखा दिया है कि शायद इस किस्म की कोई बात भी आगे आ जाए। अलबत्ता ये भी हो सकता है कि वो कर दें अभी जाके साइन टा 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 और चलो जी खत्म करिए गल, और ऐसी भी क्या बात है। So I'm just giving you the various options that are on the table, and the Prime Minister and the other side we may sit down and try and solve this. मगर ये सॉल्व तो हो जाएगा one way or the other, मगर भूलेंगे नहीं एक दूसरे को। हाँ, जाहिरी बात है। हाँ, भूलेंगे नहीं। असल बात इसमें एक तो ये है कि पीटीआई के रैंक एंड फाइल जो है ना उनकी तो फटी हुई है, और उनको रात को नींद नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या होगा। उनको नजर आ गया राइटिंग ऑन द वॉल कि अब तो आगे तो कोई चांस ही नहीं है उनका। एस्टैब्लिशमेंट ने तो उनको कट रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड। वो और बात है, अभी कह नहीं रहे हैं मगर वो हो जाएगा आगे जाके। उनको तो समझ आ गई है कि हम गए अब, और वो तो मौका ढूंढेंगे कि भागने का फ्रॉम पीटीआई और कोई और जाके किसी और के घोंसले में जाके बैठ जाए और माफी कर दे। वो देखेंगे वक्त जब आएगा उसके लिए। मगर वो जो कोहेशन थी ना पीटीआई की, वो बिल्कुल अब हर रोज ही जाके तसल्ली और दिलासे देने पड़ेंगे और ये प्रोपेगेंडा मशीनरी को फुल फ्लैज चलाना पड़ेगा। मगर नोबडी विल बिलीव द कैबिनेट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स। आपने इनकी शक्लें तो देख ली है, सबसे ज्यादा जो अग्रेसिव मुंह लटके हुए हैं, लड़के शेख रशीद साहब was wagging his fingers and saying ना पूछ मैनू, और सवाल ना पूछो, ओए ना पूछ। और फवाद चौधरी जो है इतना से शक्ल हुई है बेचारे की, वो चक्कर लगा लगा के कभी वो बेचारा, उसके ऊपर तो शक है कि ये तो उधर का आदमी है, ये इधर क्या कर रहा है। तो वो तो बड़ी बैलेंसिंग गेम खेल रहा है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, उधर जाके कहता है आई एम लॉयल टू यू, उधर जाके कहता है आई एम लॉयल टू यू। वो बेचारे ऐसे बहुत से हैं। तो ये बेचारे दे आर ऑल कॉट इन नो मैन्स लैंड। तो बड़ा मजा आएगा इनके साथ, देखेंगे आगे क्या होता है। इवेंचुअली इमरान खान अकेले रह जाएंगे, चंद यूथी इनके साथ रह जाएंगे, बाकी सारे भाग जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस कर दिया। देखिए इसमें एक और फैक्टर भी है सेठी साहब, चूंकि अब इसी की बात भी करें, मेरे ख्याल से जनरल फैज भी आखिरकार वो एक सीनियर जनरल हैं, और वो भी एक पॉइंट के बाद जो भी वजीर आज़म की ख्वाहिश हो वो भी अपने इदारे की ही मानेंगे। देखिए बात ये कभी चेन ऑफ कमांड तो है, ये आप नवंबर की मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा वे आउट होगा दोनों पार्टीज के लिए। लेकिन जनरल फैज को अगर उन्हें चीज बनना है अगले साल, तो सारी बात है उनको भी फिर अपने इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन और जो सारी एक वो आपकी प्रोफाइल होती है उनको भी देखा। मैं तो लॉजिकली बात कर रहा हूँ, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी अल्टीमेटली जो है वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ ही खड़े होंगे। 100% जी, 100%। उसकी वजह यह है कि देखिए इमरान खान तो बदनाम हो गया, उसने अपने आप को बदनाम कर दिया, उसने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी बदनाम कर दिया, सेम पेज करके, और वो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ठोक दी। फिर आईएसआई जो है इतनी इंटरवेंशनिस्ट बना दी जनरल फैज ने, वो भी कंट्रोवर्शियल हो गए, बहुत नुकसान हो गया उनका। और फिर फाइनली ये हुआ है क्योंकि वो जो इश्यू सिर्फ ये नहीं था कि एक प्राइम मिनिस्टर को प्रॉप अप करना था, इश्यू ये भी बन गया उनकी अपनी पर्सनल एम्बिशंस और ख्वाहिशात, जो कि जाहिर है रिजेंटमेंट है कि भाई नंबर 14 टुडे विल बी नंबर 1 इन 1 ईयर्स टाइम, ये कैसे हो सकता है, एंड सो ऑन। ये चीजें मैटर करती है ना। इसीलिए मैंने कल या कहीं कहा था कि जी सारा जो 3 स्टार्स हैं, they're all lined up with General Bajwa. They're all behind him, and for different reasons, but they're all behind him on this score. तो जनरल फैज का तो नुकसान हो गया, अब इस वहां से रिकवर करना will not be easy, but stranger things have been known to happen. बड़ी because you know इतनी माइक्रो मैनेजमेंट के साथ, और वो एक्सपोज हो गई अनफॉर्चुनेटली एज बीइंग नेगेटिव एट द एंड ऑफ द डे। इमरान खान ने अपने साथ तो ज्यादती की है, अपने सपोर्टर्स के साथ ज्यादती की है, इमरान खान ने मुल्क के साथ ज्यादती की है, इतनी जहालत का इजहार किया है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उससे हाथ कर दिया, हाथ हो गया उनके साथ। और वो तो बड़ी उम्मीदों के साथ लाए थे, जिन उम्मीदों के साथ यूथियों ने वोट डाला इनके लिए, बिल्कुल नेक नीयत थी कि हम थक गए हैं वो पुराने लोगों के साथ, बुढ़े तोते आए गए, 30 साल आंदे ने 30 साल गए ने, की मिलिया चोरियां कर करके, मतलब बिल्कुल ये नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव था। और नौजवान तबका जिसको तारीख का नहीं पता, तारीख के अंदर क्या क्या हुआ, उन्हें तो ये पता था कि इमरान खान साडा हीरो है, असि इन्हों लेना ही लेना है। अच्छा, वो बेचारे नेकी की नीयत के साथ इसको लेके आए। अब आप सोचिए उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है। ये बंदा जो है, ये तो he is not even an inch of what they thought would be a yard. और जितनी ज्यादा वो उसको डिफेंड करे, मगर अंदर से तो उनको पता ना क्या हुआ है।
तो इसलिए अभी भी वो सेठी साहब ये खान बताएं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब बेचारों ने अपनी पत्थर रखा हुआ अपने सीने के ऊपर, मगर करे क्या वो? उन्होंने नवाज शरीफ के लिए वोट नहीं डालना, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए वोट नहीं डालना, अब वो शायद इमरान के लिए भी वोट नहीं डालेंगे, फिर रुस के चले जाएंगे अपने घरों में। तो सेठी साहब वैसे एक चूंकि बात हो ही रही है, डिड दे सी इट कमिंग? जब 2016, 17, 18 में प्लानिंग हो रही होगी, उससे पहले शुरू हो गई थी सारा मामला, तो उनको कभी ये ख्याल था कि ये मकाम भी आ जाएगा 2.5-3 साल के बाद, जो है अपना ही फेवर्ड पिक, हैंड पिक्ड जो है वो खड़ा हो जाएगा उनके सामने? नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग नहीं होती, लीनियर थिंकिंग होती है। दे टेक रिस्क्स, दे पुट देयर एग्स एंड दे मूव। तो फौज है ना यार, आपको पता है फौज के बारे में क्या कहा जाता है? हमारी फौज नहीं, हर फौज के बारे में। द ओनली थिंग दैट इज मोर डिफिकल्ट देन एक्सेप्टिंग ए न्यू आइडिया इन द आर्मी इज रिजेक्टिंग एन ओल्ड वन। तो ये लिटिल हार्ट ने, मिलिट्री हिस्टोरियन लिटिल हार्ट ने ये कहा था कि फौज को कोई नए ट्रिक्स सिखाने की जरूरत नहीं होती, और पुरानी जो ट्रिक्स सीखी हुई होती है वही चलती है उनकी। तो उन्होंने तो यही करते आए। पहले उन्होंने जुनेजो को उठाया, वो नहीं काम आया, उन्होंने नवाज शरीफ उठा लिया, नवाज शरीफ काम नहीं आया। उन्होंने और दो आपके क्या नाम लूं, सब उठाए, वो काम नहीं आए। शौकत तरीन भी बनाया, शौकत अजीज भी, जमाली भी, उसके बाद ये अपने इफ्तिखार गिलानी भी, बड़े बड़े आगे पीछे होके। मुझे याद है गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरी मुलाकात हुई यहाँ लाहौर में उनके साथ 1-on-1। तो मैंने पूछा, मैंने कहा गिलानी साहब यार दसो कि तुसी क्यों एक्सटेंशन दी क्या नहीं? तो मतलब आपस में दोस्ती थी ना, तो अब बातें बंदा बता सकता है, उस वक्त तो कॉन्फिडेंशियल था ना। आई वाज अंडर, आई वुड कुड नॉट हैव रिवील्ड इट। ही लाफ्ड, ही सेड सेठी साहब वो दो मंगते दो दे रही अच्छी तो शुक्र किया उन्होंने साढ़े को एक्सटेंशन मंगी। प्लीज करना। तो मतलब है कि इस किस्म की सूरत हाल है। तो बट लाइफ इज चेंजिंग, लाइफ इज चेंजिंग। अफसोस इस बात का है, एक क्राइसिस के अंदर मजबूरी के तहत अब लाइफ चेंज होगी। मजबूरी के साथ जो चेंज होती है वो इतनी सॉलिड नहीं होती, बिकॉज उसके अंदर बड़ी जल्दी फैसले किए जाते हैं। जो सोच समझ के तब्दीली लाई जाए, जो इन्होंने ये सोच समझ के तब्दीली लाए थे, या तो ये बहुत कामयाब हो जाती। अगर इमरान खान साहब अच्छी हुकूमत चला लेते, अच्छी गवर्नेंस दे देते, थोड़ी सी भी अकल होती इनके पास एडवाइजर्स तो बहुत थे, फौज ने इनको बड़े बड़े अच्छे काबिल लोग दिए, मगर अगर लीडर ही नंबर पर पैदल हो तो फिर वो आगे बेचारे क्या करें, और पीछे से रूहानियत भी हो तो फिर और बेचारे क्या करेंगे? रैशनल थिंकिंग तो खत्म हो जाती है यहाँ। चले ये वाला मौजू जो है ना, वो तो आपको पता है सेठी साहब, अब तो ये हाल हो गया है कि पिछले 4 दिनों से 3-4 दिनों से पुतलों की और सुइयों की और पता नहीं क्या वीडियोस चल रही हैं। लुक एट द लेवल ऑफ डिस्कोर्स। मैं तो आपको ये बताऊं कि लोग मजा ले रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि 22 करोड़ की आवाम और एक मुल्क जिसका इतना बड़ा पोटेंशियल है, उसको इस पूरी डिबेट में जो है वो लगा दिया है कि जी सुइयों वाले पुतलों में सुइयां लगाई जा रही थी और फलाना है। और तारीख अभी आपने वो नवंबर का जिक्र किया, तो अक्टूबर में सेठी साहब जो है ना, अक्टूबर में मरकरी जो प्लैनेट है वो भी रेट्रोग्रेड है इस वक्त। 18 या मेरे ख्याल से 18 या 19 को वो डायरेक्ट होगा। तो ये भी इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर। हाँ, बात हो रही कि जी एस्ट्रोलॉजिकल। भाई इस तरह मुल्क नहीं चलते जायचों के साथ और अमलियात के साथ। बहुत ही अफसोसनाक बात है। सच है झूठ है, आई डोंट नो, आई हैव नो वे टू वेरीफाई जो रूमर्स फैली हुई हैं। मगर ये कि ये लेवल ऑफ डिस्कोर्स, ये सोच जो है, ये बड़ी अफसोसनाक एक इंडिकेटर होता है कौमों का। देखिए रजा, ये जो अगर मुझे इजाजत दे मैं सिर्फ एक जुमला कहूं जी, ये इस तरह की जो फजूल किस्म की बातें जड़ क्यों पकड़ते हैं, इस पे जरा सोचें कि जिसको शायद हम कभी ना कहें, इस पे ये करेंसी में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं जबकि आपने 3 साल गुजर गए, आपने कोई अकली, कोई रैशनल फैसला ना कर सके, तो लोग ये समझते हैं कि अगर ये लोग, इनका रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं है, तो जरूर ये इरेशनल और इलॉजिकल, सुपरस्टिशियस कोई पीछे होंगी। ये है इसके पीछे लॉजिक। मिसाल के तौर पर अगर मैं सेठी साहब से पूछूं, सेठी साहब आप लाहौर में रहते हैं, ये जो 60% पाकिस्तान की आबादी या 56% आबादी पाकिस्तान का सबसे जो तरक्की याफ्ता सूबा है,
उसका वजीर आला उस्मान बुजदार होगा, इसकी क्या मंतक है? कोई मंतक नहीं। एक ही मंतक है, एक ही मंतक है। अच्छा, बाय द वे, जाते जाते दो बातें मैं कह दूं। एक तो ये कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ये ब्लैक मैजिक और जिन और ये बिलीव करती है इन चीजों में। मैं ये समझता हूँ ये ब्लैक मैजिक में और ये सब कुछ, आई थिंक डीप डाउन कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, मगर यकीन सबको ही है। और जो कुकड़ी, काली कुकड़ी जड़ी है वो कर दे, इर्द गिर्द कोई बंदा कर गया है, कोई नजर लग गई है, ये हो गया, ये सारा कुछ काले बकरे, ये मेजॉरिटी बिलीव करती है इन चीजों से। सो जाहिर है देन ये फिर जन्म होता है, ये पैदा होता है। दूसरी चीज ये कि सोलंकी साहब, मेरी उम्मीद यही है कि बेस्ट तरीका इमरान खान साहब की छुट्टी कराने का वो यही है कि इमरान खान साहब खुद या तो असेंबली डिसॉल्व करें या फिर उनके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। यही आईनी तरीके हैं और यही तरीके इस्तेमाल होने चाहिए। तो अगर सूरत हाल खराब होती है तो मेरी तो यही उम्मीद होगी कि इनमें दोनों रास्तों में से एक रास्ता इख्तियार किया जाए। जी, कोई गैर आईनी स्टेप, कोई गैर आईनी तरीका जिससे मुल्क को पहले नुकसान हुआ है वो बिल्कुल नहीं अडॉप्ट होना चाहिए। बिल्कुल वी ऑल एग्री विद यू। मगर अभी गेम जो है वो जारी है। खान साहब ने अनप्रेडिक्टेबल एक जो है अपना दिखाया है कार्ड, और अभी हो सकता है कि ही हैज मोर कार्ड्स इन हिज विद हिम। तो मेरे ख्याल से कहना कबल अज वक्त है। ये चूंकि अब आपने नवंबर की डेट दे दी है, इसलिए तो अब तो आपने टाइम फ्रेम आगे बढ़ा दिया है। ये नहीं, इसलिए बिल्कुल सही रजा। देखिए, जितने टाइम फ्रेम बढ़ता है उतनी ज्यादा साजिश और कंस्पिरेसी और स्ट्राइक बैक और फर्स्ट स्ट्राइक का चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। यू राइट। तो हम यही दुआ करते हैं कि इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है और आइन के ऊपर आइनी और पार्लिमानी जो निजाम है उसको मुस्तहकम करने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से इसी पे तवज्जो दें अगर हमारे पॉलिसी साज मुख्तदिर हल्के, तो वही सबसे बेस्ट चीज होगी। इसी के साथ आप सब से खुदाफिज, और इंशाल्लाह कल शब 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। और अगर आपको कोई फोन आया तो बता दीजिएगा। ठीक है, बहुत आएंगे, ये मैं अब आपको बता दूं। जो आपने इतने ज्यादा बैग्स में से निकाले हैं ना। नहीं, मैं देखिए, आई ओनली टॉक लॉजिकली। मैं मतलब आई ओनली टेल यू इन थियरी, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं तो आई एम एन इनोसेंट इन ऑल दिस। मैं जी आपका ईमेल एड्रेस जो है ना जीमेल वाला, वो मैं सबको फॉरवर्ड करना चाहूंगा। फोन भी उठाऊंगा, मैं कहूंगा प्लीज कांटेक्ट। रजा सेठी साहब इतने मासूम हैं कि ये हमारी मेल वर्जन है मदर तेरेसा का। ठीक है। अच्छा जी, ओके थैंक जी, यू। खुदा हाफिज। जी।